Hello students, very good morning to one and all watching this video. And in this video we are going to talk about the periodic classification of elements from class 10th, that is NCERT book syllabus, and we can see it on the very next chapter to the carbon and its compound. Alright, so ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपका 10th में बल्कि आपके 12th में, इनफैक्ट अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, उससे डील करता है। और इसमें हम लोग हर एलिमेंट्स के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एलिमेंट्स आया दुनिया में, कैसे हमने उसको अरेंज किया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें एक ब्रॉडली देखेंगे। सो चलिए जल्दी बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, you know these elements, what is the meaning of an element, you know the meaning of classification, and what is the periodic classification here we will be discussing all about. Suppose if you are going to a school to take some admission in that particular school, so the moment when you will enter into that school, the principal or the admission taker will ask in which class would you like to take the admission. Okay, so this is a very first basic question whatever the management from the school side or the coaching institute side is being asked to the student. So if I am asking in which class you have to study, that means you will say, sir, either 9th, 10th or 11th or 12th or whatsoever the class in which you people are interested, right? So if you are watching in 10th class, then you people will say, sir, I will study in 10th class. So see what I have basically done, the moment आप लोग जैसे मेरे पास आए, मैंने तुरंत आपको बांट दिया, किसमें? क्लास में बांट दिया कि आप किस क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 8th में जाएंगे। सो यहाँ पर भी एलिमेंट्स भी बहुत सारे थे, एक बच्चा दो बच्चा तो पढ़ने नहीं आता स्कूल में, बहुत सारे बच्चे आते हैं। ठीक उसी तरीके से एलिमेंट्स भी जो थे बहुत सारे धीरे धीरे डिस्कवर होते गए, और इन सारे एलिमेंट्स को भी अरेंज करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया जाए। अरेंज क्यों किया जाता है? अब मान लो अब तुम किसी स्कूल में जाओ, उसी क्लास में 10th के बच्चे को रख दिया जाए, उसी क्लास में 1st के बच्चे को रख दिया जाए, उसी क्लास में 2 क्लास के बच्चे को रखा जाए, तो ये जो पूरी पढ़ाई है वो तुम्हें नहीं लगता खिचड़ी बन जाएगी। सो यहाँ पर क्लियर कट अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था, अगर हमने उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया होता तो वो सारे के सारे जो एजुकेशन सिस्टम होती स्कूल की वो कोलैप्स कर जाती, बिकॉज वहाँ पे किसी बच्चे को तो पता ही नहीं चलता कि सर मैं 1 का पढ़ रहा हूँ या 10th का पढ़ रहा हूँ या 2 का पढ़ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई इसलिए किया ताकि उसके बारे में उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जान सके, उसको पहचान सके कि वो वास्तव में कैसा बिहेव करता है, उसके क्लास के जो लोग हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, दूसरी क्लास के लोग जो हैं वो कैसा बिहेव करेंगे। तो पहली चीज़ कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, शायद आप लोग अपने माइंड में अब आंसर ला चुके हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम लोग एक ग्रुप के, एक क्लास की, एक फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जान जाए। यानी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी टू नो, जूम कर दो जब लिख रहा है, टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया। सो क्लासिफिकेशन का भी बेसिक मतलब फंडामेंटल यही है। अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे सपोज अगर मैं बोलूँगा कि एक अमेरिकन पीपल को याद करो, या फिर मैं बोलूँगा एक रशियन पीपल, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, एक गोरा सा चेहरा आएगा कि हाँ रशियन वैसे होते हैं। मैं बोलूँगा एक चाइनीज़ को याद करो तो तुमको चाइना के तुरंत वो ब्लिंक्ड आइज वाले लोग याद आ जाएंगे कि हाँ चाइना के लोग ऐसे होते हैं। फिर तुम अगर इंडिया के बारे में बात करो तो इंडिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तुम लोग कंफ्यूज रहोगे थोड़ा सा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट केनिया, तो वहाँ के लोगों को कैसे, इनफैक्ट इंडियंस को भी ब्रिटिशर्स ब्लैक कहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने भी क्लासीफाई कर दिया लोगों को, ये लोग इस तरह के हैं, इस लोगों, इनफैक्ट इंडिया में कास्टिज्म हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई। सो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं अगेन हम लोगों को क्या करता है, एक डिवीजन पे ला करके छोड़ देता है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड किया। वैसे ही यहाँ एलिमेंट्स को, अब मैं बोलूँगा कि यू आर हिंदू, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा अगर ये हिंदू है तो तुरंत ये मंदिर में ज़रूर जाता होगा, अगर ये मुस्लिम है तो ये ज़रूर एक मॉस्क में जाता होगा, अगर ये क्राइस्ट या क्रिश्चियन है तो वो ज़रूर चर्च में जाता होगा। तो तुरंत हम लोगों के दिमाग में उसकी एक प्रॉपर्टी को याद आ जाता है।
अच्छा ये तो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन में तुरंत हम लोगों को क्रॉस का सिंबल याद आ जाएगा, isn't it? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई किया। तो एलिमेंट्स हिंदू मुस्लिम सिख एंड ईसाई नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने थ्रू आउट स्टडी किया और उनको उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में किया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स डेवलप हुए, कैसे कैसे हम लोगों ने उनको अरेंज किया। तो अब हम लोग डायरेक्ट उसी टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करेंगे ताकि हम लोग उसको वाइंड अप करेंगे। सो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, हम लोग डोबेर्नियर के बारे में बात करेंगे। डोबेर्नियर्स ट्राइड। डोबेर्नियर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने तीन एलिमेंट के 3 ट्राइड को अरेंज किया। मतलब ही अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स। एंड इन ईच ट्राइड मतलब 3, तो इसने 3 ट्राइड बनाया है। ट्राइड नंबर फर्स्ट, ट्राइड नंबर सेकेंड एंड ट्राइड नंबर थर्ड। And in every triad, what he did, he plotted three elements. In the first triad, he kept lithium, sodium, potassium. In second triad, he kept calcium, strontium, and barium. Then chlorine, bromine, and iodine. Before we go for this, let's know what do we exactly mean by arithmetic mean. See, if you want to calculate the arithmetic mean of 5 numbers, suppose I am taking the number 4, 6, 9, 8, 19. Suppose I have to take the mean of this 5 number. So mean is represented by x bar. What you will do? You will add all of these number, यानी कि 4 plus 6 plus 9 plus 8 plus 19 डिवाइड बाई कितने नंबर थे? 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 4 6 10 19 19 38 38 और 10 48 माइनस 2 46 बटा 5, यानी कि दिस आंसर इज नथिंग बट 46/5। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मीन ऑफ 5 नंबर। तो इससे क्या बोला डोबेर्नियर ने कि आप अगर फर्स्ट एलिमेंट का मास 7 होता है जो कि 7 यूनिट्स, पोटेशियम का 39 यूनिट्स, अगर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो बीच वाले का मास एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 प्लस 39 दो नंबर है ना, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 46/2, कितना हो गया? 23। और पता लगा कि हाँ सोडियम का मास भी जो था वो कितना था? 23 था। तो इस तरीके से डोबेर्नियर ने बताया कि मैंने जो टेबल को अरेंज किया है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप मेरे किसी भी ट्राइड का पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट को लेकर के उनका अगर एवरेज लेंगे, एवरेज मास या अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मासेस, यू विल फाइंड द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। आपको बीच वाले एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन से वैल्यू मास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 7 + 39/2 दैट इज 46/2 एंड 23 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ सोडियम। सो इस तरीके से वैसे ही कैल्शियम का लीजिए, कैल्शियम का आप मास लीजिएगा, बेरियम का मास लीजिएगा, इन दोनों के मास से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका स्ट्रॉन्शियम का मेरा अराउंड 87 आएगा। देन उसी तरीके से क्लोरीन का और आयोडीन का लेंगे 127 35.5, इन दोनों का लेंगे एवरेज, तो समवेयर अप्रॉक्सीमेटली 88 87 ब्रोमीन के स्ट्रॉन्शियम का 87 88 है, ब्रोमीन के मास के बराबर आएगा, यानी कि हम लोग ब्रोमीन का 80.5। तो इन तीनों एलिमेंट्स में, तीनों सेट्स में, तीनों ट्राइड्स में अगर आप कोई भी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मास का एवरेज लेते हैं तो यू विल फाइंड द मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। सो डोबेर्नियर ट्राइड में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। That's it. Now, coming back to the next principle, next inversion. What is the next scientist who has discovered about the next periodic table? So we will not call that as a periodic table, but rather we can call it the invention by Newlands. So let's see about the Newlands law of octaves. So what did he say? In Newlands law of octave, so in case of Newland's law of octave, Newland was a scientist who said that on Earth there are only 56 elements exist. मतलब इसने तो साफ सुथरा यहाँ पे कहानी क्लोज कर दिया कि दुनिया में 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, नो फर्दर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर।
नो फर्दर डिस्कवरी, इसने ये सीधा कह दिया कि अब आगे चल के कोई डिस्कवरी नहीं होगी, नो फर्दर डिस्कवरी। तो ये जो कि बहुत बड़ा डिमेरिट था। इसने क्या किया, अपने चूंकि ये आप पढ़ रहे हैं न्यूलैंड का नियम, लॉ किसका, अष्टक नियम, अष्ट मतलब ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8, ऑक्ट का मतलब 8, इट इंडिकेट्स द नंबर 8. So what he did, he said every eighth element in his table will show the similar property to that of the first element. यानी कि जो भी 8वां एलिमेंट होगा वो अपने पहले एलिमेंट की तरह सेम प्रॉपर्टी में बिहेव करेगा। उसने क्या अरेंज किया था देखते हैं। पहले से लिया हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम को उसने इनर्ट गैसेस पे अरेंज नहीं किया था, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को छोड़ दिया, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन छोड़ दिया, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके दो डीमेरिट थे। पहला ये कि उसने बोल दिया दुनिया में 56 एलिमेंट है, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं 118 एलिमेंट्स को मोस्टली ने अरेंज कर रखा है टेबल में। दूसरी चीज ये कि इसने ये कह दिया कि इस फर्दर डिस्कवरी होगा ही नहीं। तीसरी चीज ये थी कि इसका जो रूल था, लॉ था, वो लॉ भी सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स के लिए इसकी वैलिडिटी नहीं थी। तब इसने क्या किया, इसका लॉ क्या था, इसको संगीत से बड़ा प्यार था। इसने बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं ना, सा, रे, ग, म, प, ध, नी और फिर से सा। तो जिस तरीके से संगीत में यानी म्यूजिक में सारे गामों में पहला भी सा होता है और 8वां भी सा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक वैसे ही एवरी 8th एलिमेंट, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सो एवरी फर्स्ट सा एंड 8th सा बिकम सेम। इन द सेम वे पहला वाला एलिमेंट और 8वें वाले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो डिक्टो सेम होगा, इसने ऐसा कहा। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को, हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पे, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, भरने के लिए एक चाहिए। फ्लोरीन का नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7, उसको कितना चाहिए, 1, तो इसका भी वैलेंसी 1। क्लोरीन का भी वैलेंसी 2, 8, 7, इसका भी वैलेंसी 1। इसका हाइड्रोजन का हालांकि +1 भी होता है, लेकिन वैलेंसी अगर हम लोग बात करें तो वैलेंसी तीनों का 1 ही होता है। हाइड्रोजन भी गैस, फ्लोरीन भी गैस, क्लोरीन भी गैस। लिथियम सॉफ्ट मेटल, सोडियम सॉफ्ट मेटल, पोटेशियम सॉफ्ट मेटल। अगर आप लिथियम पे सा रखते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, तो सा यहाँ आ गया ना, तो जैसे सा यहाँ पे था वैसे ही सा यहाँ पे, तो इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगा। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों ऐसे सॉफ्ट मेटल है जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। बेरिलियम का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का भी 2। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। अगर यहाँ पे सा रखोगे, कोई भी एलिमेंट पे सा रखो, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम पे रखते हैं तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। नाम खत्म। तो कैल्शियम के बाद इसके जो एलिमेंट्स प्लॉट थे उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। तो ये कुछ था जो कि हम लोगों ने न्यूलैंड्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब आप लोगों को टेक्स्ट बुक को एक बार थॉरो इसको रीड करना है, और जहाँ इसको डाउट होगा हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज drop your comment and subscribe to this channel. Thank you.